हेलो बच्चों। आज मैं आपको डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर 4 मिला है मैथ्स का वो कराऊंगी। तो इसका पार्ट ए जो है वो हमने कर लिया था, जिसमें सिर्फ हमने एक ही सेक्शन किया था, सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1 टू 16। तो आज हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 आज हम करेंगे। ठीक है, सेम हिंदी मीडियम में भी वही है, हमने इसका पार्ट ए कर लिया था पूरा, जो 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। आज हम इसके केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं। आसान आसान केस स्टडी के क्वेश्चन है इस पेपर में आपके पास। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है, एन इंजीनियर इज प्लानिंग टू मेक ऑल द पिलर ऑफ द मेट्रो ग्रीन विथ प्लांट्स टू मेक दिस ब्यूटीफुल एंड टू कंट्रीब्यूट फॉर हेल्दी एनवायरमेंट एज शोन इन द पिक्चर। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उसके आंसर्स देने। देखो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको नहीं पता चलता कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन जो इसके पार्ट्स आपसे केस स्टडी के पूछे गए हैं तो वो आप ये इतना ऊपर का बिना क्वेश्चन रीड करे भी इनके आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में केस स्टडी के क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ना सिर्फ इतना क्वेश्चन रीड करके। ठीक है, चलिए एक बार हिंदी मीडियम के और पढ़ लेती हूँ, फिर दोनों को मतलब बता देती हूँ। एक इंजीनियर सुंदर और स्वस्थ वातावरण हेतु योगदान देने के लिए मेट्रो के सभी स्तंभों को हरा भरा बनाने की योजना बना रहा है। वह सभी स्तंभों को पौधों से ढकना चाहता है, जैसे कि चित्र में दिखाई गया है। ठीक है, एक इंजीनियर है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर जितने भी ये हमारे पास पिलर्स हैं उनके ऊपर क्या कर रहा है, प्लांट लगा रहा है। पिलर्स ऑफ मेट्रो जो है ग्रीन विद प्लांट, उसको कवर करने की वो कोशिश कर रहा है ताकि ये सुंदर भी लगे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाए हमारा। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। सबसे पहले तो कह रहा है डिटरमाइन द शेप ऑफ द पिलर। तो कौन सी शेप का है पिलर, सिलेंडर की शेप का है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिलेंडर लगा दिया। ठीक है, स्तंभ के आकार का आकार निर्धारित कीजिए। तो कौन से का है, बेलन के आकार का है वो। ठीक है, दूसरे में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिलर। अब जब पिलर जो है सिलेंडर की शेप का है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही है, स्तंभ के, यहाँ पे लिखा है स्तंभ के किस भाग का को पौधे से ढका जा सकता है। कह रहे स्तंभ के किस भाग को ढका जा सकता है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, थर्ड वाले में है ये, एक बेलन का स्तंभ का आयतन को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें ये थर्ड क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वालों में, और इंग्लिश मीडियम वाले में ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ द बेस रेडियस आर एंड द हाइट एच। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो सिलेंडर का वो क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया, हमने टिक लगा दिया। सेम यहाँ पर है, ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहे फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 21 एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1। आपको सी एस से निकालना है एक पिलर का, मतलब सिलेंडर का सी एस से निकालना है जिसकी हाइट और रेडियस आपको दे रखी है। फॉर्मूला लगाएंगे और निकल जाएगा। तो यदि स्तंभ की ऊंचाई 21 मीटर और आधार की त्रिज्या 1 मीटर है तो स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो CSA का अगर मैं यहाँ पर आपसे फॉर्मूला बोलूँ तो CSA का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 पाई आर एच। तो 2 ऐसे ही रहने दो, पाई की जगह 22/7, आर मुझे 21 दिया है, एच मुझे 1 दिया है। ठीक है, इसको, अच्छा एक सेकेंड, एच मुझे 21 दिया है और आर जो है वो मुझे 1 दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको इससे कट कर दिया 3, तो इसका मतलब 2 इंटू 22 इंटू 3 आ गया। तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 22 कर देते तो 32 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 132 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ही आ गया आंसर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों की में ये रहा। चलिए लास्ट, हाउ मच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ हाइट इज 21 एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1 मीटर। अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का कितना होगा। तो अब TSC लगाना है, हाइट और रेडियस आपको दे रखी है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों में ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उनके में ये सेकंड क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा था, स्तंभ के किस भाग को पौधों से ढका जा सकता है। तो कौन से भाग को ढका जा सकता है, उसकी ऊंचाई को, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, या आयतन को। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही आप ढक सकते हो। अगर आप अपनी आकृति में देखो तो ये सिर्फ इतना ही पोर्शन ढका हुआ है, तो इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, इतना निकालना है ना हमें।
तो ऊपर और नीचे का तो कवर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर संपूर्ण नहीं लेंगे। तो हिंदी मीडियम वालों में ये वाला क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर है आपको टीएस से निकालना है। तो समझ लीजिए आप इसे टीएस से कैसे निकालते हैं यहाँ पर। तो वो होता है हमारे पास 2πr ब्रैकेट में r प्लस एक्स, यही फॉर्मूला भी हमने ऊपर टिक भी किया था। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r, फिर r की जगह r और h की जगह h। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि कुछ भी किसी से कट नहीं हो रहा है। तो 968 डिवाइडेड बाय 7 आ गया, तो 138.28 मीटर स्क्वायर, और ये रहा वो आपका आंसर। ठीक है ना। तो देखा आप लोगों ने, हमने बिना ये केस स्टडी को एक बार भी ऊपर देखे, सिर्फ एक बार उसके लिए देखा था, हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। तो कभी भी मत सोचना केस स्टडी के ऊपर का क्वेश्चन पढ़ के कि हमें नहीं आ रहा, आप एक बार क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा नीचे के। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं। कह रहा है सीमा इज स्टडिंग इन क्लास 10th. She visited metro station several times. One day she has noticed the roof of the metro station. She observed that this is a mathematical shape. She has learned in maths class. On reaching home, Seema draw the following graph of the figure. तो एक गर्ल है सीमा, वो मेट्रो से जा रही होगी, कई बार जाती होगी, तो उसने एक दिन नोटिस किया जो मेट्रो स्टेशन की रूफ है वो है कैसी। देखो अगर आप ये देखो ऐसे ये बनी हुई है, तो उसने सोचा ये तो मैथमेटिकल शेप है। फिर घर जाके उसने इसका ग्राफ बनाया, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन के आया। अब कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं, उसके आंसर्स हमें देने। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है वैसे। सीमा 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, उसने कई बार मेट्रो स्टेशन का दौर किया। एक दिन उसने मेट्रो स्टेशन की छत पर ध्यान दिया, उसने देखा कि यह एक गणितीय आकृति है और उसने गणित की कक्षा में सीखा है। घर आके सीमा ने आकृति का निम्न ग्राफ बनाया। तो सीमा 10वीं क्लास में पढ़ती एक लड़की है, वैसे तो वो कई बार मेट्रो में जाती है, लेकिन उसने एक बार नोटिस किया कि जो ये इसकी छत है, ये तो एक ऐसा आकार है जो उसने अपनी मैथ्स की क्लास में भी देखा था। तो फिर उसने क्या किया, घर आके वही सेम ग्राफ पे बना के देखा। अब कुछ क्वेश्चंस हमको यहाँ दे रखे हैं और उसके आंसर्स हमें देने। ठीक है, देखो कह रहे सीमा शो द रूफ ऑफ मेट्रो इन विच शेप। तो ये कौन सी शेप है, चैप्टर नंबर 2 है, ये आपको पता ही होगा आपकी बुक का। तो जो ऐसी शेप होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ सीमा ने मेट्रो की छत को किस आकार में दर्शाया। तो किस आकार में, पैराबोला ही होता है ये। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी शेप होती है तो वो कौन सी शेप होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल फॉर दिस शेप। इस शेप के बताओ कितने जीरोज हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, क्योंकि एक बार यहाँ पर टच हो रहा है ये एक्स एक्सिस पर और एक बार यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसके 2 जीरोज होंगे। कितने शुणांक होंगे इसके, संभव 2 शुणांक होंगे, क्योंकि सिर्फ ये 2 जगह हमारे को एक्स अक्ष पर छू रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो बताओ फिर जीरोज हैं कौन कौन से। तो देखो एक -2 है और एक 2 है, तो -2 और 2 इसके जीरोज है। पहले पूछ रहा था कितने हैं, फिर पूछ रहा है कि कौन से हैं। ग्राफ के अनुसार आकृति के शुणांक क्या है, -2 और 2, क्योंकि दिख रहा है हमें -2 और 2 पे ही वो कट करके जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है वट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अब आपको बनाना है। तो देखो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मैं एक बार पहले हिंदी मीडियम के लिए रीड कर दूं, दोनों को एक साथ बता देती हूँ। तो कह रहा है आकृति के ग्राफ के बहुपद की अभिव्यक्ति क्या होगी। तो आपको यहाँ बहुपद बनाना है। देखो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और ये एक्स है, और यहाँ होता है प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है। तो ये होता है शुणांकों का योग और ये होता है शुणांकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जीरोज मैंने अभी निकाले थे -2 और 2, ये एक्स ऐसी है। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये पूरा तो जीरो ही बन गया इतना पोर्शन, क्योंकि -2 + 2 जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, तो ये 2 2 जब 4 हो गया, लेकिन माइनस का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस है। तो ये हमारे पास बहुपद आ गया, ये रहा। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू 1। तो अब जो ये पॉलिनोमियल आपने निकाला है इसकी वैल्यू बताओ अगर x 1 हो तो। यदि x 1 है तो बहुपद का मान क्या होगा। तो कैसे निकालें बहुपद का मान, देखो आपको ये दे रखा है, बस इसमें x का मान रख दो। तो 1 - 4 कितना आ जाएगा, -3, तो इसका मान आ गया -3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं केस स्टडी 19 नंबर की। कुणाल क्रॉस द ट्रस ब्रिज, ही थॉट अबाउट द नीड ऑफ द ट्रस ब्रिज। ट्रस bridge have supporting structure constructed in triangular shape. Triangles are used in supporting the structure of the bridge because they are evenly distribute the weight without changing the proportion. When force is applied on a rectangular shape, it will flatten out. He thought about triangles and about their similar properties. ठीक है,
हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। कुणाल ने एक ट्रस ब्रिज को पार किया। उसने ट्रस पुल की आवश्यकता के बारे में सोचा। ट्रस ब्रिज में त्रिकोणीय आकार में निर्मित संरचनाओं का उपयोग होता है। पुलों की संरचना में समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जाता है क्योंकि वे समान रूप से अनुपात को बदले बिना वजन वितरित करते हैं। जब आयताकार आकार पर बल लगाया जाता है तो यह समतल हो जाता है। उनके त्रिभुजों और उनकी समरूपताओं के बारे में सोचें। देखो यहाँ पर आपको ना मैं बता देती हूँ क्या है क्वेश्चन। ये पूरा ये एक आपको पूरा ब्रिज दे रखा है। तो ये आयत के आकार के मतलब रेक्टेंगल के शेप के, इनके बीच में जो ये बने ट्रायंगल, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें पता ही है। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप आंसर इजीली दे सकते हो, क्योंकि फर्स्ट में वो कह रहा है आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव ऑल साइड्स इक्वल। बिल्कुल होती है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ सच ट्रायंगल? तो बताओ फिर उसका हर एक एंगल कितनी डिग्री का होता है। तो अगर यहाँ देखें, सेम आकृति बनी हुई है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। ऐसे त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसका हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? वो होता है 60 डिग्री का। ठीक है। फिर कह रहे हैं विच इज नॉट द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू सिमिलर ट्रायंगल। हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया किए थे, अपनी वर्कशीट में भी किए थे कि कौन कौन से होते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से RHS वाला नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे यूज होता है, सिमिलैरिटी के टाइम पे यूज नहीं होता है। दो समरूप त्रिभुजों के लिए कौन सा समरूपता मापदंड सही नहीं है? तो RHS सही नहीं है, क्योंकि ये सर्वांग सम के लिए यूज किया जाता है, समरूपता के लिए यूज नहीं किया जाता। ठीक है। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12। हाइट आपको निकालनी है। ठीक है। और आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? साइड दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे? एक बार हिंदी मीडियम को और बता दूं, फिर दोनों को समझाती हूँ। कह रहे हैं 12 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, आपको भुजा दे रखी है एक समबाहु त्रिभुज की और ऊंचाई आपको निकालनी है। तो देखो, अगर हम एक यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको करा देती हूँ, एक यहाँ पर अगर हम त्रिभुज बना लें तो ये मुझे दे रखी है 12। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल लिया लंब, जिसको मैंने यहाँ पर नाम भी दे दिया A, B, D और C। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है। अब देखो ये तो जो है मेरे पास दोनों ही समकोण त्रिभुज बन गए। तो इसका मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो गया। AB मुझे पता है तो 12 का स्क्वायर, AD तो मुझे निकालना ही है, इस त्रिभुज की तो ऊंचाई निकालनी है, BD मुझे पता है 6 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया 144। यहाँ पर आ गया AD स्क्वायर प्लस 36। 144 माइनस 36 इज इक्वल टू AD स्क्वायर आ गया। जब आप इसे माइनस करोगे तो 108 आएगा। अब 108 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप इसे इसके फैक्टर्स लिखो। जब आप फैक्टर्स लिख के सॉल्व करोगे तो 6√3 आपके पास AD आ जाएगा। इसका मतलब वो आपकी इसकी क्या आ गई है? ऊंचाई आ गई है, हाइट। तो आपको वही यहाँ पर निकालनी थी। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है आपसे if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, this theorem is called। तो थ्योरम कुछ याद आ रही है आपको? ही हमने वर्कशीट्स में भी ये थ्योरम की है, इसकी स्टेटमेंट भी की है और इसका प्रूफ भी किया है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल जो इंटरसेक्ट करती है बाकी की दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे, तो जो दो साइड्स होती है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं? BPT। यही थी ना BPT हमारे पास। तो देखो थ्योरम पूरी लिख दी है, आपको नाम भी पता होना चाहिए और थ्योरम भी पता होनी चाहिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इस प्रमेय को क्या कहते हैं? तो इस प्रमेय को हम BPT ही बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। तो आपको प्रमेय भी याद होनी चाहिए और प्रमेय का नाम भी अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF इट इज गिवन। आपको एक चीज गिवन है इन दो ट्राइंगल में, तो पूछ रहा है आपसे बताओ कौन से कोण बराबर होंगे। तो देखो अगर मैं एक यहाँ बना दूं ABC, एक यहाँ बना दूं DEF, तो कह रहा है AB जो है वो अपॉन DE के है और BC जो है ये अपॉन है किसके? इसके। तो इनके बीच में ये कोण आ रहा है और इनके बीच में ये कोण आ रहा है, तो इसका मतलब B और D इक्वल होंगे, तो C इसका आंसर आ गया। सेम हिंदी मीडियम के लिए भी है, दो त्रिभुज दे रखे हैं। ठीक है। AB अपॉन DE और BC अपॉन FD है, तो कौन से कोण बराबर होंगे? तो यहाँ अगर आप देखो तो AB अपॉन DE है और BC अपॉन में FD है, तो इन दोनों के बीच में यही दो कोण आ रहे हैं, तो इसका मतलब कौन से कोण बराबर होंगे? B और D कोण जो है वो बराबर होंगे।
ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, फिर हमारे ये केस स्टडी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। यहाँ तो डायरेक्ट आपको एक पिक्चर दे रखी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखा है। आपसे कह रहा है कि अबव पिक्चर को अच्छे से देख के क्या करना है, विच शो दैट अ स्टार शेप ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इसके अंदर। यहाँ पर भी वही है हिंदी मीडियम वालों के लिए, पिक्चर दे रखी है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी ये ना, तो इसमें एक्स अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, ये 1 है और ये 6 है, तो 1 और 6 हो गए। सेम यहाँ पर भी यही होगा, 1 और 6। पॉइंट पी के निर्देशांक क्या है, तो 1 और 6 है। याद रखिएगा हमेशा एक्स एक्सिस पहले आता है, वाई वाला बाद में आता है। ठीक है, वट इज नॉट ट्रू फॉर पी क्यू आर एस। इनमें से कौन सा सही नहीं है पी क्यू आर एस के लिए। तो देखो यहाँ पर आपके पास 4 चीजें लिखी है, इनमें से आपको देखनी है कि कौन सी चीज हमारे पास सही नहीं है। ठीक है ना, देखो पहले यहाँ देख, हिंदी मीडियम वालों के लिए और बता देती हूँ, फिर दोनों का एक साथ देख लेते हैं। बिंदु पी क्यू आर एस के लिए क्या असत्य है। 4 चीजें लिखी है, उनमें से बताना है क्या असत्य है। तो पहले में तो कह रहा है बिंदु पी क्यू आर एस संरेखी है, एक ही उस पे कॉलिनियर का कॉलिनियर है ये, तो कॉलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन पे पॉइंट्स हो, तो एक ही लाइन पे है ये पॉइंट्स, तो ये तो सही है। ठीक है, और कह रहा है बिंदु पी क्यू आर एस की कोटि समान है। ठीक है, यहाँ पर भी यही कह रहा है ये कि इनके ऑर्डिनेट्स जो है सेम है। देखो ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सेशिया। ठीक है, तो बिल्कुल समान है, ये भी 6 पे है, ये भी 6 पे है, ये भी 6 पे और ये भी 6 पे है, ये भी सही है। कह रहा है पी एस क्या 6 इकाई है। पी एस कहाँ पर है भाई, पी एस ये रहा, क्या ये 6 है, गिन लो 1 2 3 4 5, नहीं यही गलत है, 6 इकाई नहीं है। पी एस 6 यूनिट नहीं है, 5 यूनिट है। तो मिल गया, आपको एक ही बताना था कौन सा गलत है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच की दूरी बतानी है आपको, पी से क्यू तक इनके बीच की दूरी। तो देखो कितनी, अगर मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ, 1 2, क्योंकि ये 1 पे है ये 3 पे, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 यूनिट्स। सेम यहाँ पर भी यही है, पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, 2 इकाई। ठीक है, फिर कह रहा है पी और एस के ठीक बीच में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। पी और एस के बीच में, अगर मैं इसको हटा दूं एक बारी, तो देखो पी और एस के बीच वाले बिंदु बताने हैं, मतलब कि मिड पॉइंट्स आपको बताने हैं क्या होंगे। तो ऐसा करते हैं, पी के लिख लेते हैं कि पी के पॉइंट्स होते क्या है हमारे पास। तो देखो पी के पॉइंट्स है मेरे पास 1 और 6, और एस के पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर एस के पॉइंट की बात करूँ तो 6 और 6 है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो 1 प्लस 6 अपॉन में 2, तो ये आ गया 7 अपॉन में 2, यहाँ पर y आ जाएगा 6 प्लस 6 अपॉन में 2, इसका मतलब 12 अपॉन में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 7/2 और 6 आएगा आंसर। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा आंसर है हमारे पास, ये तो कोई आंसर ही नहीं है। तो हमने निकाला था 7/2 और 6, 7/2 को डिवाइड कर देते 2 से 7 को, तो 3.5 और 6, इसका मतलब इसका आंसर बी है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी, कोऑर्डिनेट्स जो है उनके बीच में, पी और एस के बीच में, मतलब उनके मिड पॉइंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं द मिड पॉइंट पी क्यू डिवाइडेड इन द रेशो। जो हमारे पास ये पी क्यू है, इसके मिड पॉइंट्स किस रेशो में डिवाइड करेंगे। देखो मिड पॉइंट है तो इक्वली डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या आएगा, 1:1 आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट्स तो हमेशा इक्वल पार्ट्स में काटते हैं, इसलिए 1:1। ठीक है ना, रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु इस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करेगा, पहले लिखा है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हमेशा बराबर विभाजित करता है, कभी भी कम ज्यादा विभाजित नहीं करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 1:1। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी थी इसकी प्रैक्टिस पेपर की हमारे पास केस स्टडी। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है ना, अब पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आज हमने क्वेश्चन नंबर 70 to 20 कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।